क्या होगा जब जिन लोगों पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो वही आपको तोड़ दें और किस्मत आपको दूसरा मौका दे? तो क्या आप वही गलती दोबारा करेंगे? मेरे दादा चाहते थे कि मैं अपनी 4 गोद ली हुई बहनों में से किसी एक से शादी कर लूं, लेकिन इस बार मैंने सबको ठुकरा दिया। पिछली जिंदगी में दादा ने मेरी तन्हाई खत्म करने के लिए अनाथालय से 4 लड़कियों को गोद लिया था। बचपन से उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं हर किसी की नजरों में एक ईर्ष्या करने लायक यंग मास्टर बन गया। लेकिन जैसे ही दादा की मृत्यु हुई, सब कुछ बदल गया। वो चारों एक गरीब स्टूडेंट से प्यार करने लगी जिसे मैंने खुद स्पॉन्सर किया था। उन्होंने मेरे ही खिलाफ खड़े होकर मेरी हर चीज उससे जोड़ दी, मुझे हवेली में कैद कर दिया, जैसे मैं उनका टूटा हुआ खिलौना हूँ। जिस दर्द को वो उस लड़के को नहीं दे सकती थी, वो सब उन्होंने मुझ पर आजमाया। आखिर में उसी लड़के ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया और मेरी ही बहनों ने मुझसे किडनी डोनेट करवा ली, जहां ऑपरेशन टेबल पर मैं खून बहते बहते मर गया। लेकिन इस बार किस्मत ने मुझे दूसरा मौका दिया। रीबर्थ के बाद मैंने सबसे पहला फैसला लिया। एक प्रतिष्ठित सैन्य परिवार की लड़की गू छिंग हान से शादी के लिए हाँ कर दी। सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर निकलते ही दादा का फोन आया। उन्होंने बताया कि यह लड़की मुझे 88 बार प्रपोज कर चुकी है और गू परिवार अपनी वफादारी के लिए जाना जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जो कंपनी के शेयर अपनी चारों बहनों में बांटे थे, वो सब उन्होंने वापस ले लिए हैं, क्योंकि अब उनका कोई मतलब नहीं। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। पिछली जिंदगी में उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी कि वो चारों मेरे लिए सही नहीं हैं, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी थी। इस बार मैं उनकी हर बात मानने वाला था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि मैं उनकी बात मानूंगा और जल्द ही उनसे मिलने आऊंगा। घर लौटते ही मेरे कदम अपने कमरे के दरवाजे पर रुक गए। मेरे ही बिस्तर पर सोंग जिनियन लेटा हुआ था, वही लड़का जिसे मैंने पाला पोसा और जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके चारों तरफ मेरी चारों बहनें खड़ी थीं। बड़ी बहन जियांग वानरू, एक ठंडी और ताकतवर सीईओ, उसे खुश करने में लगी थी। दूसरी बहन जियांग शियाओ शियाओ, एक डॉक्टर, उसके लिए दवा तैयार कर रही थी। तीसरी बहन जियांग चियान, मशहूर इंटरनेट सेलिब्रिटी, उसे गले लगाए थी। और चौथी बहन जियांग यू, एक बागी रेसर, उसे हंसाने की कोशिश कर रही थी। मैंने ये सब देखा और मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। मैंने खुद को संभालते हुए अंदर कदम रखा और सोंग जिनियन को सीधे कहा कि अगर उसे पता है कि ये कमरा उसका नहीं है तो उसे तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि मैं जल्द ही शादी करने वाला हूँ और मेरे घर में किसी और के लिए जगह नहीं है। मेरी बात सुनते ही माहौल बदल गया। चौथी बहन गुस्से में मुझ पर चिल्लाने लगी। दूसरी बहन ने भी मुझे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और बड़ी बहन ने शांत स्वर में कहा कि वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। तीसरी बहन ने सोंग जिनियन का बचाव करते हुए कहा कि वह बस थोड़ी देर के लिए मेरा कमरा इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने मुझे ताना मारा कि अगर मैं चाहता हूँ कि वे मुझसे शादी करें तो मुझे अपना घमंडी स्वभाव छोड़ना होगा, क्योंकि सोंग जिनियन जैसा इंसान होते हुए कोई भी लड़की मुझे नहीं चुनेगी। पहले मैं ये सब सुनकर टूट जाता, लेकिन इस बार मैंने शांत रहते हुए कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उनमें से किसी से शादी करूंगा। उन्होंने मेरी बात का मजाक उड़ाया और मुझे याद दिलाया कि मैं उनके दिए गए तोहफों को कितना संभाल कर रखता हूँ। मेरी नज़र उस बुकशेल्फ पर गई जो कभी मेरे लिए बेहद कीमती थी, लेकिन अब वही चीजें मुझे नफरत से भर रही थीं। मैं आगे बढ़ा, चौथी बहन की रेसिंग ट्रॉफी उठाई और कहा कि अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं सच में उनसे शादी नहीं करूंगा। अगले ही पल मैंने ट्रॉफी को जमीन पर पटक दिया और फिर एक एक करके उनके दिए हुए सारे तोहफे तोड़ दिए। पेन, क्रिस्टल बॉल और कागज के हजारों सारस। कमरे में सन्नाटा छा गया। बड़ी बहन ने मेरा हाथ रोकते हुए कहा कि अब बहुत हो गया, लेकिन इस बार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने साफ शब्दों में कह दिया कि ये घर मेरे दादा का है और सोंग जिनियन को यहाँ से जाना होगा, वरना वे सब भी जा सकते हैं। ये कहकर मैंने उनसे दूरी बना ली, जैसे उनका छूना भी अब मुझे गंदा कर रहा हो। उस दिन मैंने किसी को गुस्सा करने के लिए कुछ नहीं किया था, मैं बस अब और सहन नहीं कर सकता था। पिछली जिंदगी की यादें इतनी भयानक थी कि मुझे उल्टी तक आ गई। मैंने नौकरों को बुलाकर कमरे की सारी चीजें बदलवा दीं और खुद को ऊपर के कमरे में बंद कर लिया। अगली सुबह मैं छत के गार्डन में बैठा था, तभी मेरे फोन पर एक कॉल आया। ये दुनिया की नंबर 1 लग्जरी कस्टम ब्रांड की क्वीन का कॉल था और उसने कहा, मिस्टर जियांग, 3 महीने पहले जो सूट आपने डिजाइन किया था, मैंने ईमेल खोला और उसमें तैयार किया गया कस्टम सूट देखा। पिछली जिंदगी में भी मैंने यही सूट डिजाइन किया था, लेकिन तब उसे सोंग जिनियन ने पहन लिया था। मैं अभी उसी सोच में खोया था कि अचानक चौथी बहन जियांग यू वहां आ गई
और उसके पीछे दूसरी बहन जियांग शियाओ शियाओ और तीसरी बहन जियांग चियान भी आ पहुंची। तीनों की नज़र मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर गई। जियांग यू ने अपनी आदत के मुताबिक ताना मारते हुए कहा कि इतना बड़ा ड्रामा करने के बाद भी असली इच्छा छुप नहीं पाई। शादी का सूट तक तैयार कर लिया, क्या बस हमसे शादी का इंतजार कर रहे हो? मैं उनसे इस वक्त मिलने की उम्मीद नहीं कर रहा था। मैंने लैपटॉप बंद किया, उनकी तरफ देखा और साफ कहा कि वे ज्यादा सोच रही हैं। मैं पहले ही गु परिवार के साथ अरेंज मैरिज के लिए हाँ कर चुका हूँ और अब उनके लिए किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा। मेरी बात सुनते ही तीसरी बहन का चेहरा बदल गया। उसने गंभीर होकर कहा कि गु परिवार मजाक करने वालों में से नहीं है, वे बहुत ताकतवर हैं, इसलिए बेकार की बातें मत करो वरना बड़ी बहन को परेशानी होगी। दूसरी बहन, जो आमतौर पर शांत रहती थी, आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़कर बोली कि अब गुस्सा काफी हो गया है, नीचे चलकर जिनियन से माफी मांग लो ताकि हम पहले की तरह साथ रह सकें। मैंने झटके से उसका हाथ हटा दिया, चेहरा फीका पड़ गया और एक कदम पीछे हट गया। चारों में से मुझे सबसे ज्यादा नफरत अब दूसरी बहन के स्पर्श से थी। कभी मैं इन्हीं हाथों की रक्षा करना चाहता था, उसके लिए खास इंतजाम करता था, लेकिन यही हाथ मेरी किडनी लेकर मेरी जान ले चुके थे। वह दर्द आज भी मेरे दिल में ताज़ा था। मैंने ठंडे स्वर में कहा कि अगर वे विश्वास नहीं करना चाहती तो न करें, और ये कहकर मैं अपने कमरे में वापस चला गया। उस रात एक पैकेट आया जिसमें एक साधारण लेकिन पुराना चांदी का ड्रैगन फीनिक्स रिंग था। उसी समय मेरा फोन बजा। यह गु छिंग हान का संदेश था। उसने बताया कि यह उनके परिवार की विरासत है जो केवल दामाद को दी जाती है। मैंने बिना देर किए वह अंगूठी अपनी रिंग फिंगर में पहन ली, उसकी फोटो खींचकर उसे भेजी और हल्के अंदाज में पूछा कि कैसी लग रही है। जैसे ही मैंने वॉइस मैसेज भेजा, दरवाजे के पास से तीसरी बहन की आवाज आई, क्या सुंदर है। इससे पहले कि मैं मुड़ता, उसने पीछे से मुझे पकड़ लिया और हम दोनों सोफे पर गिर पड़े। उसके शरीर से शराब की तेज गंध आ रही थी, आंखों में नशा था और चेहरे पर मुस्कान, लेकिन उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। उसने मेरी उंगली की तरफ देखा और ठंडे स्वर में पूछा कि ये अंगूठी किसकी है, इसे तुरंत उतार दो, क्योंकि रिंग फिंगर सिर्फ शादी की अंगूठी के लिए होती है। उसकी आंखों में वही पुराना अधिकार जताने वाला भाव था जिसे मैं पिछली जिंदगी से अच्छी तरह पहचानता था। अचानक मेरे अंदर घृणा उमड़ पड़ी और मैंने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया, कहते हुए कि होश में आओ, मैं सोंग जिनियन नहीं हूँ। लेकिन अगले ही पल उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती मुझे चूमने की कोशिश की। तभी दरवाजे से सोंग जिनियन की चीख सुनाई दी। मैंने ऊपर देखा तो वह गुस्से और जलन से भरा खड़ा था और बाकी तीनों बहनें भी पीछे थीं। मैंने मौका देखकर तीसरी बहन को धक्का दिया। वह तुरंत सोंग जिनियन की तरफ भागी, उसे समझाने लगी, लेकिन वह अचानक सीने को पकड़कर बेहोश हो गया। सब घबरा गए और उसे लेकर बाहर भागे। मैं ठंडे भाव से सोफे से उठा ही था कि चौथी बहन गुस्से में आकर मुझ पर बरस पड़ी, कहने लगी कि मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि जिनियन तीसरी बहन को पसंद करता है। मैंने गुस्से को दबाते हुए साफ कहा कि क्या वे अंधी हैं, उन्होंने देखा ही नहीं कि मैं उसे दूर कर रहा था, और ये मेरा कमरा है, वे बिना पूछे घुस आई हैं। इतना कहकर मैंने दोनों को बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर खुद को शांत करने के बाद मैंने फैसला लिया कि इस हवेली को बेच दूंगा। शादी के बाद मैं गु परिवार के साथ रहूंगा और यहाँ लौटने का कोई इरादा नहीं था। अगर वे चारों सोंग जिनियन के साथ रहना चाहती हैं तो मेरे घर में नहीं। अगले कुछ दिनों तक वे मुझे परेशान करने नहीं आईं। पहले ऐसा होता तो मैं खुद जाकर माफी मांगता, लेकिन अब मुझे समझ आ गया था कि मैं कितना गलत था। वे मुझे कभी नहीं चाहती थी और दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो मुझे सच्चे दिल से चाहते हैं। लेकिन शांति ज्यादा दिन नहीं चली। सोंग जिनियन के लगातार मैसेज आने लगे जिसमें वो खुद पर गर्व करते हुए कह रहा था कि चारों बहनें सिर्फ उसी के आसपास घूमती हैं और वह जब चाहे उन्हें मुझसे छीन सकता है। उसने एक फोटो भी भेजी जिसमें वह ढेर सारे गिफ्ट्स के बीच बैठा मुस्कुरा रहा था, और वे सारे गिफ्ट्स वही थे जिन्हें मैंने तोड़ दिया था, बिल्कुल वैसे ही नए। मैंने बिना कुछ महसूस किए फोन बंद कर दिया और अपने ग्रेजुएशन डिजाइन पर ध्यान दिया। मेरा विषय डिजाइन था और इस बार मैंने वही सूट खुद के नाम से सबमिट किया। एक हफ्ते बाद हाईचांग डिजाइन अकादमी का ग्रेजुएशन समारोह आया। जैसे ही मैं हॉल में पहुंचा,
मैंने देखा कि सोंग जिनियन चारों बहनों से घिरा हुआ था, जैसे सबकी नजर का केंद्र वही हो। बड़ी बहन उसकी तरफ नरम नजरों से देखते हुए कह रही थी कि ये दुनिया का इकलौता हाई-एंड कस्टम सूट है और उस पर सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। दूसरी बहन मुस्कुराते हुए उसे सबसे बेहतरीन छात्र बता रही थी और उससे पहला डांस मांग रही थी। तीसरी बहन उसके हाथ को चूमते हुए उसे अपनी अगली फिल्म का हीरो बनने का ऑफर दे रही थी। चौथी बहन भी पीछे नहीं रही और अपनी महंगी रिंग उसे पहनाने की बात कर रही थी। चारों की दुनिया का केंद्र अब सिर्फ सोंग जिनियन था और मैं बस दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। हमेशा जियांग चेन के आसपास घूमती थीं और वो कहता था कि वे उसी से शादी करेंगी। अब ये सब एक मजाक जैसा लग रहा है। उनके लिए सोंग जिनियन ही असली प्रिंस था, नरम दिल, समझदार, जबकि मैं घमंडी और बेवजह गुस्सा करने वाला दिखाया जा रहा था। मैं इन बातों की परवाह ही नहीं करता था। स्कूल में किसी को भी मेरी असली पहचान नहीं पता थी कि मैं शहर के सबसे अमीर इंसान का पोता हूँ। सबको यही लगता था कि मैं भी सोंग जिनियन की तरह एक आम गरीब छात्र हूँ, जिसे बस चारों बहनों का फेवर मिलता है। सच्चाई क्या है, अब मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं थी। पिछली जिंदगी में इसी पार्टी में मेरी बर्बादी शुरू हुई थी। एक नई वाइन लाई गई थी जिसमें नशा मिलाया गया था। उस दिन हम सबने होश खो दिया था और वही मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई थी। इस बार मैंने ठान लिया था कि कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जो मुझे फिर उसी अंधेरे में ले जाए। मैं चुपचाप पार्टी खत्म करना चाहता था, बिना कुछ खाए पिए। लेकिन तभी सोंग जिनियन मेरे पास आया, हाथ में वाइन का ग्लास लेकर, और मुस्कुराते हुए बोला, जियाओ चेन, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। हैप्पी ग्रेजुएशन। मैंने बिना एक सेकंड गवाए पीछे हटते हुए कहा, मैं शराब नहीं पीता, और उसे हल्का सा धक्का देकर सीधे वॉशरूम की तरफ चला गया। लेकिन कुछ ही मिनटों में मेरे शरीर में वही अजीब सी गर्मी फैलने लगी। दिल एकदम से घबरा गया। मैंने तो कुछ भी नहीं पिया था। फिर ये कैसे? ये एहसास मैं कभी नहीं भूल सकता था। पिछली जिंदगी में मुझे बार बार नशा देकर मेरी हालत खराब की गई थी। इस बार मैं पूरी तरह सावधान था, फिर भी जाल में फंस गया। डर के मारे मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया, लेकिन जैसे ही मैंने फोन रखा, वॉशरूम का दरवाजा जोर से खुला और सामने वही चारों खड़ी थीं। मैं पीछे हटने लगा, पैर कांप रहे थे। तुम लोग यहाँ क्यों आई हो? बाहर जाओ। जियांग यू झुंझलाते हुए बोली, तुमने ही मैसेज करके बुलाया था। बाकी तीनों भी मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं बार बार मना करता रहा, लेकिन शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। मैं दीवार के कोने में सिमट गया। आंखों के सामने फिर वही पुरानी यादें घूमने लगीं। वही डर, वही बेबसी। उनके चेहरे धीरे धीरे मेरे पिछले जन्म की यादों से मिलते जा रहे थे। तीसरी बहन मेरे पास आई, मेरे बाल पकड़कर बोली, अब जब बुलाया है तो ड्रामा क्यों कर रहे हो? चारों की नजरों में वही खतरनाक चाहत थी, जैसे मैं कोई इंसान नहीं, सिर्फ उनका खिलौना हूं। मैंने पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन शरीर बेकाबू था। बस थोड़ा सा और मैं फिर उसी अंधेरे में गिर जाता। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। पुलिस अंदर घुस आई, मुझे सहारा दिया, और उसी पल मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इस बार मैं बच गया था। जब होश आया, मैं अस्पताल में था। चारों बहनें मेरे पास खड़ी थीं। बड़ी बहन ने पानी देते हुए नरम आवाज में पूछा, अब कैसा लग रहा है? उनकी इस अचानक बदली हुई चिंता देखकर मैं खुद हैरान था। लेकिन फिर उसने कहा, अब जब तुम ठीक हो तो केस वापस ले लो। दूसरी बहन ने भी जल्दी से कहा कि सोंग जिनियन को खसाया गया है, वो ऐसा नहीं कर सकता। बाकी दो भी मुझे मनाने लगीं। सबका एक ही मकसद था, उसे बचाना। मेरे अंदर गुस्सा उबलने लगा। इस बार मैंने कुछ भी नहीं पिया था, फिर भी वही सब हुआ। क्या पिछली बार भी इसके पीछे वही था? क्या मेरी दोनों जिंदगियों का दर्द उसी एक इंसान की वजह से था? मैंने दांत भींचते हुए साफ कहा, मैं केस वापस नहीं लूंगा। मेरी बात सुनते ही चारों गुस्से में वहां से चली गई। 3 दिन तक मैं अकेले अस्पताल में रहा, कोई देखने तक नहीं आया। चौथे दिन सुबह जब मैं खाना खा रहा था, तभी दरवाजा खुला और सोंग जिनियन अंदर आया।
उसके चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान थी। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगा मैं फंस जाऊंगा? जब तक वो चारों मेरे साथ हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं उसे नज़रअंदाज करने वाला था, लेकिन तभी मेरी नज़र उसके हाथ पर गई, वही ड्रैगन फीनिक्स रिंग जो गू परिवार ने मुझे दी थी। मेरे अंदर गुस्सा फट पड़ा। मैं तुरंत उठा, ये अंगूठी तुम्हें किसने दी? अभी उतारो। लेकिन वो हंसते हुए बोला कि उसे पसंद आई तो दूसरी बहन ने खुद उतार कर दे दी। मैं उसे वापस लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने खुद को जमीन पर गिरा दिया। अगले ही पल चौथी बहन अंदर आई और मुझे जोर से धक्का दे दिया। मैं पीछे गिरा, सिर टकराया, लेकिन उसे मेरी परवाह नहीं थी। वो सोंग जिनियन को बचाने में लगी थी। सोंग जिनियन उसकी बाहों में छुपकर रोने का नाटक कर रहा था। मुझे माफ कर दो, मैं बस पहनकर देख रहा था। मुझे मत मारो। जियांग यू ने गुस्से में अंगूठी निकालकर मेरी तरफ फेंकी, जैसे वो कोई बेकार चीज हो। क्या सच में खून के रिश्ते ही सबसे मजबूत होते हैं, या फिर भरोसा उससे भी बड़ा होता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिनियन को छूने की? जियांग यू गुस्से से चिल्लाई, तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? लेकिन इस बार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने तेजी से उठकर जमीन से वो रिंग उठाई और बड़े ध्यान से उस पर लगी धूल साफ करने लगा, जैसे वो मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। दरवाजे पर खड़ी दूसरी बहन ने भी अपनी मुस्कान हटा ली और ठंडे स्वर में बोली, एक अंगूठी ही तो है, इतनी क्या अहमियत है? अब बहाने बनाकर ड्रामा कर रहे हो। अपनी हालत तक की परवाह नहीं है। इधर आओ, मैं दवा लगा दूं। मैंने सिर उठाकर सीधे कहा, सब बाहर निकल जाओ। मेरी आवाज इतनी ठंडी थी कि एक पल के लिए तीनों चुप रह गई। फिर जियांग यू गुस्से में सोंग जिनियन को लेकर चली गई और बाकी भी बिना कुछ कहे पीछे पीछे निकल गईं। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। चेहरे पर दर्द नहीं था, क्योंकि इस बार मैंने तय कर लिया था, अब मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। जिस पर आप भरोसा करते हैं, वही आपको सबसे ज्यादा दर्द देता है। और अब मैं उनसे हर रिश्ता खत्म करना चाहता था। अगले दिन मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन बाहर निकलते ही लोगों की अजीब नजरें और फुसफुसाहटें महसूस होने लगीं। कुछ गलत था। मैंने तुरंत फोन निकाला और देखा, मेरा नाम ट्रेंड कर रहा था। हाईचांग डिजाइन अकादमी का स्टार स्टूडेंट जियांग चेन प्लेजरिज्म में फंसा। दिल एक पल के लिए रुक सा गया। यही सब पिछली जिंदगी में भी हुआ था, लेकिन तब मुझे हवेली में कैद कर दिया गया था और मेरे अकाउंट से माफी तक मंगवा ली गई थी। इस बार मैंने गहरी सांस ली और खुद सच देखने के लिए पोस्ट खोली। जैसे ही वीडियो चले, मेरा खून खौल उठा। चारों बहनें फिर से सोंग जिनियन के साथ खड़ी थीं। बड़ी बहन मीडिया के सामने खड़ी होकर कह रही थी कि सोंग जिनियन एक टैलेंटेड इंसान है और वह उस पर पूरा भरोसा करती है। दूसरी बहन और तीसरी बहन स्टेज पर उसके हाथ पकड़कर उसे ईमानदार और शुद्ध बता रही थीं। चौथी बहन रेस ट्रैक पर जीत के साथ उसका नाम दिखा रही थी। चारों की ताकत एक तरफ और मैं अकेला दूसरी तरफ। कुछ ही मिनटों में पूरा माहौल मेरे खिलाफ हो गया। लोग मुझे लालची, नकली और धोखेबाज कहने लगे। मैं स्क्रीन को घूरता रहा, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहने वाला था। मैं तुरंत हवेली लौटा, अपने ओरिजिनल डिजाइन के सारे स्केच निकाले और सबूत के साथ पोस्ट कर दिया। हर डिटेल, हर इंस्पिरेशन साफ साफ लिख दी और आखिर में सिर्फ एक लाइन लिखी, मैं जियांग चेन कभी भी नकल नहीं करता। पोस्ट डालते ही इंटरनेट पर हलचल मच गई, लेकिन सिर्फ 3 मिनट बाद सब कुछ गायब। पोस्ट डिलीट, ट्रेंड हट गया। फोन बजा, बड़ी बहन थी। जियाओ चेन, इस मामले को यहीं खत्म कर देते हैं। जिनियन की तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं चाहती उसे परेशानी हो। उसकी आवाज इतनी शांत थी, जैसे ये सब कुछ मायने ही नहीं रखता। मेरे हाथ कांपने लगे। तो ये सब तुमने किया है? मेरा पोस्ट डिलीट करवाया? उसने बिना झिझक कहा, हाँ,
और ट्रेंड भी मैंने ही हटवाया है। इस बार मैंने खुद को नहीं रोका। तुम्हें क्या हक है? चोरी उसने की है, सजा मैं क्यों भुगतूं? लेकिन उसके जवाब ने सब कुछ साफ कर दिया। तुम्हें पैसों की कमी नहीं है, तुम्हारी लाइफ पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनियन गरीब है, अगर उस पर दाग लग गया तो उसका भविष्य खत्म हो जाएगा। मैं कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर हंस पड़ा। इतनी बेशर्मी, इतनी साफ पक्षपात। इस बार मैंने भी फैसला कर लिया। मैंने दादा के वेरीफाइड अकाउंट से लॉगिन किया और सीधा सच दुनिया के सामने रख दिया। मैं, जियांग चेन, इस शहर के सबसे अमीर परिवार का इकलौता वारिस हूँ। मुझे नकल करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ मैंने अपने सारे ओरिजिनल रिकॉर्ड, एम क्वीन के साथ की बातचीत और डिजाइन के सबूत डाल दिए। इस बार इंटरनेट फट पड़ा। कुछ ही मिनटों में सोंग जिनियन सच में एक्सपोज हो गया। लोग उसके खिलाफ बोलने लगे, सवाल उठाने लगे, और पहली बार सच मेरी तरफ खड़ा था। आधे घंटे के अंदर चारों बहनें खुद मेरे पास आ गईं। तीसरी बहन आगे बढ़ी, आवाज नरम थी। जियाओ चेन, अब गुस्सा खत्म हो गया हो तो वो पोस्ट डिलीट कर दो। उसने मेरे बाल छूने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुरंत उसका हाथ हटा दिया। मैंने चारों की तरफ देखा और हल्की सी हंसी के साथ कहा, अब याद आया मैं कौन हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। जब मुझे चोर कहा जा रहा था, तब तुम सब कहाँ थीं? तब तुम सब उसी के साथ खड़ी थीं जिसने मेरी मेहनत चुराई। मैंने एक एक को देखते हुए कहा, दादा ने तुम्हें इसलिए पाला था कि तुम मेरी रक्षा करो, लेकिन तुमने क्या किया? किसी और के लिए मुझे ही खत्म करने में लग गईं। जियांग यू गुस्से में बोली, तुम बस जिनियन से जलते हो, डरते हो कि वो हमें तुमसे छीन लेगा। मैं हंस पड़ा, छीन ले? तुम सबको रखने की मुझे अब जरूरत ही नहीं है। उनके चेहरे बदल गए। मैं अब तुम्हें से किसी से शादी नहीं करूंगा। कमरे में खामोशी भारी हो गई, जैसे किसी ने सब कुछ खत्म कर दिया हो। तीसरी बहन ने आखिरी बार कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो हम तुम्हें एक मौका देते हैं। तुम हम चारों में से किसी एक को चुन लो। लेकिन इस बार मेरे दिल में कोई झिझक नहीं थी। अब फैसला मेरा था, और पहली बार मैं अपने लिए खड़ा था। कोई भी मान जाएगा, बस तुम वो पोस्ट डिलीट कर दो। जियांग वानरू मेरे सामने आकर धीमी आवाज में बोली, अगर तुम वेबो हटा दोगे तो अगले हफ्ते हम शादी कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, जरूरत नहीं, मेरी पहले से ही पत्नी है, गू छिंगहान। यह नाम सुनते ही चारों एक दूसरे को देखने लगी। उनके चेहरों पर साफ अविश्वास था। जियांग यू हंस पड़ी, गू छिंगहान, वो मिलिट्री फैमिली से है, बहुत सख्त नियमों वाली, और उसे चाहिए एक विनम्र इंसान, तुम जैसे जिद्दी और घमंडी नहीं। अगर तुम सच में नहीं चुन पा रहे तो हम चारों तुमसे शादी कर सकते हैं। मैंने देखा, बाकी तीनों ने भी उसकी बात पर सहमति में सिर हिला दिया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि सोंग जिनियन की इज्जत बचाने के लिए ये लोग इतना नीचे गिर सकते हैं। मैं कुछ कहने ही वाला था कि तभी सोंग जिनियन रोता हुआ अंदर आया और मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। जियाओ चेन, मुझे सच में नहीं पता था कि वो तुम्हारा डिजाइन है। मैंने बस देखा और उससे इंस्पायर हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं एक गरीब परिवार से हूँ। अगर मेरी बदनामी हो गई तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी बात सुनकर चारों बहनों की आंखें नरम पड़ गईं। लेकिन मैं शुरू से आखिर तक बस चौथी बहन जियांग यू को देख रहा था। वो सबसे पहले टूट गई, आगे बढ़कर उसे गले लगाया और मुझे घूरते हुए बोली, उसे मत मनाओ। अगर उसकी बदनामी भी हुई तो हम उसे जिंदगी भर संभाल लेंगे। मैंने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं इस परिवार का इकलौता वारिस हूँ। थोड़ा घमंड होना तो स्वाभाविक है ना? फिर मैंने सीधा बड़ी बहन की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या आप मुझसे नफरत करती हैं? क्योंकि वो अनाथ है, इसलिए आपको उससे ज्यादा लगाव है? अनाथ शब्द सुनते ही चारों के चेहरे बदल गए। आखिर वे खुद भी तो अनाथालय से लाई गई थीं। बड़ी बहन का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया और वह बिना कुछ कहे चली गई। दूसरी बहन ने सिर हिलाया, तुमने हमें
बहुत निराश किया है। तीसरी बहन ने भी ठंडे स्वर में कहा, तुम इतने बदल जाओगे, सोचा नहीं था। और एक एक करके सब वहाँ से चले गए। मैं उनकी पीठ को देखता रहा और हल्की हंसी आई। बदल गया? असल में तो मैं अब सही हो गया था। पिछली जिंदगी में जो मेरे साथ हुआ, उसके बाद भी क्या मैं गलत था? अब मैंने बस सच्चाई बोल दी और उन्हें वो सहन नहीं हुई। मुझे अब इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। मेरी शादी गु छिंग हान से होने वाली थी और मुझे उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट चुनना था। मैंने पूरे दिन अलग अलग लग्जरी चीजें देखी, नेकलेस, रिंग, ईयररिंग, ब्रोच। काफी देर बाद जाकर एक चीज पसंद आई। मैं पेमेंट करने ही वाला था कि सोंग जिनियन का मैसेज आया, जियांग चैन, चाहे तुम पोस्ट डिलीट करो या नहीं, चारों बहनें न्यू ईयर पर मुझसे शादी करेंगी। इसके साथ उसने शादी का कार्ड भेजा, एक दूल्हा, 4 दुल्हनें। मैंने बिना भाव बदले वो फोटो देखी, फिर ठंडी हंसी के साथ उसे लाइक किया और बधाई लिख दी। जैसे ही फोन बंद करने वाला था, जियांग यू का कॉल आ गया। उसकी आवाज में घमंड साफ था। अब समझ आया अपनी गलती, बस जिनियन से माफी मांग लो, हम शादी कैंसिल कर देंगे। मैंने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, मेरी कोई गलती नहीं है और अब मुझे तुम्हारे बीच रहने की जरूरत भी नहीं। इतना सुनते ही दूसरी तरफ से गुस्से की आवाजें आने लगी। कॉल कटने से पहले बस एक बात सुनाई दी, तुम्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन इस बार मुझे कोई पछतावा नहीं था। अगली सुबह दादा का फोन आया। उनकी आवाज में गुस्सा साफ था। मैंने सब देख लिया है। इतने सालों तक मैंने चारों को पाला और वो ऐसे निकली। मैंने उनके सारे अधिकार वापस ले लिए हैं। मैं तुरंत नरम पड़ा। दादा, अब गुस्सा मत कीजिए, मुझे अब उनकी परवाह नहीं है। मेरे पास गु छिंग हान है, आप सही थे। कुछ देर बाद उनका गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने बताया कि मेरी शादी 1 हफ्ते बाद न्यू ईयर पर होगी। फोन रखते ही ब्रोकर का मैसेज आया, सर, घर बिक गया है, न्यू ईयर पर खरीदार कब्जा लेगा। मैं हल्का सा मुस्कुराया, बहुत अच्छा, अब मेरे जाने के बाद वो पांचों इस घर में नहीं रह पाएंगे। मैं नीचे गया और नौकरों को आदेश दिया, चारों बहनों से जुड़ी हर चीज बाहर निकालो और सब जला दो। फिर मैंने बगीचे में खुदवा कर वो सारे फूल उखड़वा दिए जो हमने बचपन में साथ लगाए थे। अब वो यादें नहीं, बस बोझ थी। सब खत्म करने के बाद हवेली एकदम खाली लगने लगी, जैसे नई शुरुआत हो। तभी दरवाजे पर जियांग यू की आवाज आई, ये सब क्या है, फूल क्यों हटाएं? वो मेरे पास आई, चारों तरफ देखा और बोली, अच्छा हुआ, जिनियन को ये फूल पसंद नहीं थे, अब यहाँ सफेद लिली लगाएंगे। मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, अब तुम लोग एक ही परिवार हो, जो चाहो लगाओ। वो कुछ पल के लिए चुप हो गई, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कहूँगा। उसी वक्त मेरा फोन बजा। वेडिंग प्लानर का कॉल था। सर, शादी की सारी तैयारियां मेल में भेज दी हैं। मैंने बिना देखे कहा, जैसा है वैसा ही रहने दो। कॉल स्पीकर पर था। जियांग यू ने सब सुन लिया। वो मुस्कुराई, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार मैं सच में आगे बढ़ चुका था। जिनियन 1 हफ्ते बाद जानबूझकर शादी करेगा और दुल्हन छीनने का खेल खेलेगा। जियांग यू की आवाज में ताना साफ था, तुमने गलती की है जियांग चेन, सजा तो मिलेगी ही। अब पछताने का भी कोई फायदा नहीं। हमने जिनियन से वादा किया है, उसे एक खास शादी देंगे। हम चारों तुम्हारे पास वापस नहीं आएंगे। मैंने बेहद शांत नजरों से उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है तुम सब सोंग जिनियन से प्यार करती हो, निश्चिंत रहो, मैं तुमसे शादी के लिए कभी उससे मुकाबला नहीं करूंगा। मैं अब तुम में से किसी से शादी नहीं करूंगा। मेरी अपनी पत्नी है। लेकिन जियांग यू को मेरी बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और बाकी तीनों बहनों को वीडियो कॉल लगा दी। सुनो, जियांग चेन ने जानबूझकर हमारी शादी वाले दिन ही अपनी शादी रखी है ताकि जिनियन से हमें छीन सके। इतना कहकर उसने कैमरा मेरी तरफ घुमा दिया। स्क्रीन पर मैंने देखा, तीनों बहनें अपना काम छोड़कर सोंग जिनियन के पास खड़ी थीं। बड़ी बहन जियांग वानरू ने मुझे देखा, भौहें सिकोड़ लीं, जो फैसला लिया है वो नहीं बदलेगा। दूसरी बहन की आंखों में ठंडक थी, बेकार की कोशिश मत करो। तीसरी बहन ने सोंग जिनियन को संभालते हुए कहा, डरो मत, हमें से कोई भी तुमसे छीना नहीं जाएगा। हर शब्द जैसे मुझे चोट पहुंचाने के लिए ही बोला जा रहा था, लेकिन इस बार मैं बस मुस्कुराता रहा। तुम सब 120% निश्चिंत रहो, मेरी अपनी शादी है, मैं किसी को छीनने नहीं आऊंगा। यह कहकर मैंने खुद ही कॉल काट दिया। जियांग यू ने फोन रख दिया और आखिरी चेतावनी दी, जिनियन को ये घर पसंद है, हम यहीं से उसे दुल्हन बनाकर विदा करेंगे, कोई ड्रामा मत करना। मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि उसी दिन इस घर का मालिक भी बदलने वाला था और उन्हें ये बात अभी पता नहीं थी। देखते ही देखते न्यू ईयर की सुबह आ गई, हम दोनों की शादी का दिन। मैं अपना सामान लेकर नीचे उतरा, तभी सोंग जिनियन सामने दिखा, महंगे सूट में चमकता हुआ, वही सूट जो मैंने डिजाइन किया था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, तुम्हारी भी आज शादी है ना, ऐसे कपड़ों में जाओगे? क्या सच में सोचते हो कि उन्हें मुझसे छीन लोगे? मैंने बस इतना कहा, तुम्हें शादी की बहुत बहुत बधाई, तुम पांचों हमेशा साथ रहो और फिर कभी मुझे परेशान मत करना। मैं अपना सूटकेस लेकर बाहर आ गया। तभी मैंने देखा, चारों बहनें शादी के जोड़े में खड़ी थीं, हर एक अपने अंदाज में खूबसूरत। लेकिन अब मेरे लिए वो सब मायने नहीं रखता था। उन्होंने मुझे सामान के साथ देखकर
पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, अपनी शादी में। एक पल के लिए वे चुप रह गईं। फिर जैसे उन्हें यकीन हो गया कि मैं बस दिखावा कर रहा हूँ, बड़ी बहन आगे बढ़ी, जब तक तुम जिनियन के खिलाफ नहीं जाओगे, हम दादा से किया वादा निभाएंगे। बाकी भी मान गईं। अगर तुम उसे स्वीकार कर लो तो हम सब एक खुशहाल परिवार बन सकते हैं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ, आज मेरी भी शादी है और आज के बाद मेरी जिंदगी का तुमसे कोई रिश्ता नहीं होगा। इतना कहकर मैं आगे बढ़ गया। उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि सोंग जिनियन को लेकर अपनी शादी की तैयारी में लग गईं। तभी अचानक आसमान से तेज आवाज गूंजने लगी। सबने ऊपर देखा। दर्जनों हेलीकॉप्टर, जिन पर गू परिवार का चिन्ह बना हुआ था, लॉन पर उतरने लगे। 2 कतारों में खड़े सैनिक मेरे सामने आए, सलामी दी और ऊंची आवाज में बोले, कमांडर गू छिंग हान के आदेश पर हम दूल्हे जियांग चेन को शादी स्थल तक ले जाने आए हैं। पूरा माहौल एकदम बदल गया। सबके चेहरे पर हैरानी थी। हेलीकॉप्टर उड़ने लगे और मैं आसमान की तरफ बढ़ गया। नीचे खड़ी चारों बहनें मुझे जाते हुए देखती रह गईं, पूरी तरह उलझन में। लेकिन तभी सोंग जिनियन ने उन्हें रोक लिया। ये सब नाटक है, वो सिर्फ तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है। उसने एक्टर्स हायर किए हैं। उसकी बातों में आकर चारों फिर शांत हो गईं, जैसे खुद को यकीन दिला रही हूँ कि मैं सच नहीं बोल सकता। मैं ऊपर आसमान में था और नीचे उनकी दुनिया, उनके झूठ, उनकी सच्चाई, सब पीछे छूट रहे थे। जब सच सामने हो लेकिन लोग फिर भी झूठ पर भरोसा करें, तो क्या उन्हें सच दिखाना चाहिए या हमेशा के लिए उन्हें उनकी ही दुनिया में छोड़ देना चाहिए? आज तुम सबसे हैंडसम दूल्हे हो, हमारे लिए सबसे कीमती हो, हम तुम्हें छोड़ ही कैसे सकते हैं? चारों बहनों ने सोंग जिनियन को घेर लिया था, जैसे वो ही उनकी दुनिया हो। बड़ी बहन जियांग वानरू, जो हमेशा शांत और सख्त रहती थी, उसने भी सिर हिलाकर उसे दिलासा दिया, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। शादी वैसे ही होगी जैसा तय हुआ है। कुछ ही देर में सोंग जिनियन को लंबी रोल्स रॉयस में बैठा दिया गया। चारों बहनें उसे ऐसे संभाल रही थीं, जैसे कोई अनमोल खजाना हो। जिनियन के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई, तुम सब मेरे साथ हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है? जियांग यू तुरंत बोली, बिल्कुल, आज तुम हाइचेंग के सबसे किस्मत वाले इंसान हो। लेकिन जैसे ही उनकी शादी का लाइव शुरू हुआ, इंटरनेट पर माहौल कुछ और ही था। कमेंट्स तेजी से ऊपर जा रहे थे। ये गरीब लड़का आखिर क्या जादू कर गया? इतनी अमीर औरतें इसे क्यों घेर रही हैं? जियांग चेन को छोड़कर इस नकलची के पीछे क्यों भाग रही हैं? हर 10 में से 9 कमेंट्स जिनियन के खिलाफ थे। उसका चेहरा धीरे धीरे उतरने लगा। तीसरी बहन ने तुरंत उसकी आंखें ढक दी। मत देखो ये सब, आज तुम्हारा दिन है। बड़ी बहन ने इशारा करके लाइव बंद करवाने को कहा, लेकिन तभी एक कमेंट सबकी नजर में आ गया। गू फैमिली के हेलीकॉप्टर और वो मिलिट्री यूनिफॉर्म, ये एक्टिंग नहीं हो सकती। चारों के चेहरे अचानक बदल गए। कुछ देर के लिए कार के अंदर सन्नाटा छा गया। पहली बार उनके मन में शक पैदा हुआ। पिछले 1 महीने से मेरा बदला हुआ व्यवहार उनके दिमाग में घूमने लगा। मैंने माफी नहीं मांगी, संपर्क नहीं किया, जैसे सच में उनसे दूर हो गया हूँ। जियांग यू बेचैन होकर बोली, दीदी, वो हेलीकॉप्टर सच में थे क्या? लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब देता, सोंग जिनियन ने बीच में ही बात काट दी। वो सब जियांग चैन का ड्रामा है। उसने दादा की मदद से किया है। मुझे धमकी भी दी थी कि अगर बताया तो घर से निकाल देगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और बस इतना काफी था। चारों बहनों ने फिर उसी पर भरोसा कर लिया। चिंता मत करो जिनियन, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। उनका शक फिर से खत्म हो गया और पूरा ध्यान फिर से उसी पर आ गया। उधर क्लाउड समिट रिजॉर्ट, सबसे आलीशान वेडिंग वेन्यू, चारों तरफ फूलों की सजावट, लाल कालीन, बीच में क्रिस्टल फाउंटेन, सब कुछ किसी परी था जैसा। हेलीकॉप्टर धीरे से लैंड हुआ और मैं नीचे उतरा। दिल में हल्की घबराहट थी। गू छिंगहान, वो लड़की जिसे मैंने कभी ठीक से समझा ही नहीं, लेकिन अब वही मेरी जिंदगी बनने वाली थी। मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गिफ्ट, वो ब्रोच, देखा और खुद को आईने में कई बार चेक किया। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए था। कुछ देर बाद सोंग जिनियन और चारों बहनें भी उसी रिजॉर्ट पहुंच गईं। जैसे ही उन्होंने मुझे वहां देखा, जियांग यू हंस पड़ी। देखा, ये यहीं आया है, हमारी शादी खराब करने। बाकी तीनों ने भी यही सोचा कि मैं उन्हें छोड़ नहीं पाया और आखिरी कोशिश करने आया हूँ। सोंग जिनियन तुरंत मासूम बन गया। अगर ये हमारी शादी खराब कर देगा तो? मैं बहुत डर रहा हूँ। चारों तुरंत उसके चारों तरफ खड़ी हो गईं। डरो मत, चाहे कुछ भी हो जाए, आज हम तुमसे ही शादी करेंगे। हर वादा, हर भरोसा, बस उसी के लिए था। और मैं दूर खड़ा ये सब देख रहा था। इस बार मेरे दिल में ना दर्द था, ना गुस्सा, बस एक अजीब सी शांति थी।
क्योंकि मुझे पता था असली शादी अभी शुरू भी नहीं हुई है। प्रीमियम बैंक्वेट हॉल के ठीक बगल में मेरा सबसे हाई ग्रेड हॉल था। दोनों ही बेहद शानदार थे, लेकिन जो मेरा था वो सच में अलग ही लेवल का था। बीच में चमकता डायमंड फाउंटेन, चारों तरफ शाही सजावट, सब कुछ एकदम परफेक्ट। सोंग जिनियन की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसका चेहरा हल्का सा बदल गया। उसने तीसरी बहन का हाथ पकड़कर कहा, दीदी, वो फाउंटेन कितना खूबसूरत है, क्या हमारी शादी वहां नहीं हो सकती? तीसरी बहन भी थोड़ा हैरान हुई। बिग सिस्टर, हमने सबसे अच्छा हॉल क्यों नहीं बुक किया? जियांग यू ने बिना सोचे समझे एक स्टाफ को पकड़ लिया। हमें वो प्रीमियम हॉल चाहिए, जितने पैसे चाहिए दे देंगे। स्टाफ ने झुककर जवाब दिया, सॉरी मैम, वो हॉल बाहरी लोगों के लिए ओपन नहीं है। जियांग यू ने तिरस्कार से कहा, झूठ मत बोलो, हेलीकॉप्टर वाले लोग भी तो बाहर से ही आए हैं। जाओ, अपने बॉस से कहो, हम 10 गुना पैसे देंगे। आज शादी वहीं होगी। वो सोंग जिनियन को लेकर सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन सिक्योरिटी ने रोक दिया। इनविटेशन के बिना अंदर नहीं जा सकते। उसी समय मैं चेंजिंग रूम से बाहर आया। ये मेरा वेडिंग वेन्यू है, हर किसी के आने की जगह नहीं। मेरे शब्द सुनते ही सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। मैं पूरी तरह तैयार था, हाई एंड सूट, परफेक्ट फिट, एकदम शाही अंदाज, जैसे कोई राजकुमार सामने खड़ा हो। जियांग यू एक पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। बाकी तीनों भी मुझे देखकर कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गईं। उनकी नजरों में आकर्षण साफ दिख रहा था। तीसरी बहन मेरी तरफ बढ़ी, जियाओ चैन, अब बच्चाना हरकतें बंद करो। हम सिर्फ जिनियन के साथ शादी कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं। अगर तुम ये हॉल दे दो, तो वेबो वाली बात खत्म। दूसरी बहन ने भी नरमी से कहा, सब कुछ पहले जैसा हो सकता है, हम फिर से एक परिवार बन सकते हैं। बड़ी बहन ने भी सख्त लेकिन हल्की नरमी के साथ कहा, बहुत ड्रामा हो गया, अब घर वापस जाओ, शादी के बाद तुम्हारा ध्यान रखेंगे। मैंने उनकी तरफ देखा और हल्की सी हंसी आई। मैं यहाँ शादी करने आया हूँ, ये मेरा हॉल है, मैं क्यों दूं? इतना सुनते ही सोंग जिनियन तुरंत बोला, तुम शादी करने आए हो, दुल्हन कहाँ है? चारों बहनें इधर उधर देखने लगीं। कहीं कोई दुल्हन नहीं थी। बड़ी बहन ने घड़ी देखी, बस करो जियाओ चैन, शुभ मुहूर्त निकल रहा है, हॉल दे दो। मैंने सीधे कहा, मैंने कहा ना, मेरी पत्नी है, गू छिंगहान। इसके बाद मैंने सिक्योरिटी को आदेश दिया, इन पांचों को यहाँ से हटाओ। आज ये लोग इस हॉल के पास भी नहीं दिखने चाहिए। सिक्योरिटी आगे बढ़ी। जियांग यू गुस्से से फट पड़ी, गू फैमिली तुम्हें अपनाएगी, तुम जैसे घमंडी इंसान को। तभी पीछे से एक ठंडी, सख्त आवाज आई, मुझे लगता है यहाँ से जाने की जरूरत तुम्हें है। सबने मुड़कर देखा। एक बेहद खूबसूरत और रॉयल औरत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मल्टीलेयर वेडिंग ड्रेस, सिर पर पुराना शाही क्राउन, हर कदम में एक अलग ही गरिमा थी। वो सीधे मेरे सामने आकर रुकी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, सॉरी, मुझे आने में देर हो गई, एक जरूरी मिशन था। मैंने उसके माथे पर पसीने की बूंदें देखीं। वो सच में भागते हुए आई थी। मैं उसका पसीना पोंछने ही वाला था कि जियांग यू की आवाज गूंज उठी, ये कौन सी एक्ट्रेस है? जल्दी हॉल खाली करो, हमारी शादी शुरू होने वाली है। सोंग जिनियन ने भी मौका पकड़ लिया, आंखों में नकली आंसू लाकर बोला, जियाओ चैन, मैं जानता हूँ तुम जलते हो, लेकिन अब सबको पता है, अगर शादी रुकी तो मैं सबके सामने मजाक बन जाऊंगा। वो फिर से वही मासूम बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार सब कुछ बदलने वाला था। अगर मैं मजाक बन गया तो मैं इस शहर में कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। मुझे वापस पहाड़ों में जाना पड़ेगा। सोंग जिनियन रोते हुए बोला, उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। चारों बहनों के चेहरे तुरंत बदल गए, दया, चिंता, बेचैनी, सब कुछ एक साथ। लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं पिघला। मैंने सीधा कहा, तुम खड़े नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुमने मेरा डिजाइन चुराया है। ये तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। यहाँ ड्रामा मत करो। जियांग यू गुस्से से कांप उठी, बस करो जियांग चेन, उसने माफी मांग ली है, उसने जानबूझकर नहीं किया, बस देखा और इंस्पायर हो गया। तुम क्यों इतनी बात बढ़ा रहे हो? मैं हल्का सा हंसा, इंस्पायर? अगर उसे अपनी गलती का एहसास होता तो वो आज भी मेरा डिजाइन पहनकर यहाँ खड़ा नहीं होता। मेरी बात सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप हो गई। तभी बड़ी बहन ने सख्ती से कहा, बस, ये मामला यही खत्म। जियाओ चैन,
हमने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया है। शादी के बाद तुम्हें सही तरीके सिखाएंगे। दूसरी बहन ने भी कहा, अगर तुम अभी हट जाओ तो हम ये सब भूल जाएंगे। इतना सुनते ही गु छिंगहान मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज ठंडी लेकिन दबंग थी। मेरे आदमी को सिखाने की जरूरत तुम्हें नहीं है। उसके शब्द सुनते ही चारों बहनों के चेहरे सख्त हो गए। तीसरी बहन ने ताना मारा, किस एजेंसी की एक्ट्रेस हो तुम? अच्छी एक्टिंग करती हो। खुद को गु छिंगहान समझ लिया। गु छिंगहान ने मेरी तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो, ये हमेशा ऐसे ही हैं। मैंने हल्का सा सिर हिला दिया। जियांग यू गुस्से में बोली, ज्यादा नाटक मत करो। गु फैमिली का नाम लेकर मुसीबत में पड़ जाओगे। गु छिंगहान ने बस एक इशारा किया और उसके साथ आए बॉडीगार्ड्स आगे बढ़ गए। अगर बात समझ नहीं आती तो सिखानी पड़ती है। इन पांचों को बाहर निकालो और आज के बाद गु फैमिली के किसी भी स्थान पर इनका प्रवेश बंद। तभी सबको एहसास हुआ ये कोई मजाक नहीं था। जियांग वानरू ने तुरंत स्थिति संभाली। ठीक है, हमें ये हॉल नहीं चाहिए। हम अपने हॉल में शादी करेंगे। लेकिन याद रखना, जियांग फैमिली की भी इस शहर में हैसियत है। गु छिंगहान ने बिना प्रभावित हुए जवाब दिया, हैसियत? तुम सब बस गोद ली गई थी, असली वारिस नहीं। जियांग फैमिली के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। ये बात सीधे उनके दिल पर लगी। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए, लेकिन फिर बड़ी बहन बोली, हम जा सकते हैं, लेकिन जियाओ चेन को हमारे साथ आना होगा। वो हमारा मंगेतर है। इस बार गु छिंगहान की आंखों में ठंडक और तेज हो गया। आज उसकी शादी मुझसे है और आज के बाद उसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं। उसने हाथ उठाया और बॉडीगार्ड्स ने आगे बढ़कर उन पांचों को बाहर ले जाना शुरू कर दिया। पहली बार चारों बहनें कुछ नहीं कर पाईं। सब शांत होने के बाद गु छिंगहान मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आवाज अब पहले से बिल्कुल अलग थी, नरम, हल्की सी चिंता भरी। मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया? मैंने उसकी आंखों में देखा और बिना झिझक कहा, नहीं, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया कहना चाहिए। तुमने मेरी सबसे बड़ी परेशानी खत्म कर दी। ये सुनकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। शायद उसे भी अब समझ आ गया था कि मैंने कितना सहा है। कुछ पल के लिए वो मुझे देखती रही और फिर अपनी जेब से एक छोटा सा पैकेट निकालकर मेरे हाथ में रख दिया। इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, भूख लगी होगी। मैंने खोला, अंदर एक सॉफ्ट मीठा केक था। मैंने एक बाइट लिया और अनजाने में मुस्कुरा दिया। इतनी सादगी, लेकिन दिल को छू जाने वाली। अचानक मुझे याद आया, मैंने भी उसके लिए कुछ रखा था। मैंने जेब से वो ब्रोच निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए, मैंने काफी पहले चुना था। पता नहीं तुम्हें पसंद आए या नहीं। गु छिंगहान ने उसे तुरंत ले लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बहुत पसंद आया। उसकी आंखों में जो सच्चाई थी, वो शायद पहली बार थी जब किसी ने मुझे सच में चुना था। जब सही इंसान आखिरकार आपकी जिंदगी में आ जाए, तो क्या पुराने रिश्तों को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए या उन्हें एक आखिरी मौका देना चाहिए? तुमने दिया है, मेरे लिए वही काफी है। गु छिंगहान हल्की मुस्कान के साथ बोली, आंखों में नरमी और दिल में एक अजीब सी खुशी लिए। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका पति इतना शर्मीला और सीधा होगा। एक पल को तो उसका मन हुआ कि उसके गाल खींचकर बोले, इतना क्यूट कोई कैसे हो सकता है? लेकिन उसने खुद को रोक लिया, कहीं वो सच में घबरा न जाए। पहली बार जब उसने जांग चेन को देखा था, तभी तय कर लिया था, शादी करूंगी तो इसी से। लेकिन किस्मत ने उन्हें दूर रखा और वो उसके बड़े होने के कई साल मिस कर गई। अब उसने मन ही मन कसम खाई, अब एक भी दिन ऐसा नहीं जाने दूंगी जिसमें ये अकेला महसूस करे। शादी सादगी से हुई, बिना किसी दिखावे के, और उसके बाद वो उसे मिलिट्री एरिया वाले घर ले आई। कमरा इतना प्यार से सजाया गया था कि जांग चेन को लगा जैसे कोई उसे बहुत पहले से यहाँ चाहता था। चप्पल से लेकर टूथब्रश तक सब तैयार। गु छिंगहान ने हल्के से उसके सिर पर हाथ रखा। यहाँ माहौल भले साधारण हो, लेकिन कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यहाँ तुम बस अपनी जिंदगी जी सकते हो। जांग चेन का दिल पहली बार सच में हल्का हुआ। रात को हल्की रोशनी में जब दोनों आमने सामने खड़े थे, अचानक गु छिंगहान करीब आई, उसके कान के पास झुककर धीमे से बोली, तुम मिस्टर हस्बैंड, आज साथ सोएंगे या अलग अलग? जांग चेन का चेहरा टमाटर जैसा लाल। वो, मैं, मतलब, दिमाग हैंग, दिल ओवरलोड। वो कुछ बोलता उससे पहले ही गु छिंगहान पीछे हट गई, मुस्कुराकर बोली, रिलैक्स, 2 कमरे हैं, अभी तुम मेन रूम में सो जाओ, मैं दूसरे में, धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे। उसकी ये बात सुनकर जांग चेन ने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है, आज बच गया। लेकिन दिल के अंदर कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी था, जिसे वो खुद समझ नहीं पाया। उधर हवेली के बाहर सीन पूरा उल्टा था। चारों बहनें और सॉन्ग जिनियन खड़े थे, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। पासवर्ड डाला, गलत, दोबारा डाला, फिर गलत। जांग वानरू ने तुरंत कॉल किया और जो जवाब मिला, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैम, ये हवेली बिक चुकी है क्या? सब एक साथ चिल्ला पड़े। लिंक खोला, वो सच था। जांग चेन ने सच में सब छोड़ दिया था। जांग यू पहली बार घबराई, दीदी, वो सच में हमें छोड़कर चला गया। जांग वानरू ने चुपचाप सिर हिलाया, दिल में एक अजीब सी घुटन थी। उधर सॉन्ग जिनियन अंदर ही अंदर पार्टी कर रहा था। अब कोई कंपटीशन नहीं, लेकिन बाहर से मासूम बनकर बोला, शियाओ चेन को पता है हम सब यहाँ बड़े हुए, फिर भी उसने घर बेच दिया। कितना क्रूएल है ना? उसकी ये बात सुनकर चारों के दिल और भारी हो गए। अब उन्हें समझ आने लगा था कि उन्होंने क्या खो दिया। लेकिन अब सवाल ये है, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास सच में हो गया है या अभी भी वो सच से भागेंगी? क्या सॉन्ग जिनियन का असली चेहरा कभी सामने आएगा या वो ऐसे ही सबको बेवकूफ बनाता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जांग चेन अपनी नई सच्ची जिंदगी में गु छिंगहान के साथ खुश रह पाएगा या फिर अतीत फिर से उसकी खुशियों को चैलेंज करेगा? कुछ देर के लिए सब बिल्कुल चुप हो गए। इतनी बड़ी हवेली खरीदने के लिए उनके पास पैसे कम पड़ रहे थे, ये बात किसी ने कभी सोची भी नहीं थी। सॉन्ग जिनियन का चेहरा भी एक पल को बदल गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। कोई बात नहीं, ये चारों तो अपने अपने फील्ड की टॉप हैं, बिना जांग फैमिली के भी आराम से जी लेंगी।
मन ही मन उसने खुद को समझाया, क्योंकि उसे इस हवेली की आदत हो चुकी थी। छोटे घरों में रहना तो वो सोच भी नहीं सकता था। वो धीरे से बोला, बिग सिस्टर, मेरे पास भी थोड़ा। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही जांग यू ने काट दिया, तुम्हारे पास कितना होगा? फिर तुरंत उसे एहसास हुआ और बोली, मेरा मतलब, ये हवेली तुमसे रिलेटेड नहीं है, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं। ये बात सुनकर जिनियन का चेहरा और उतर गया, लेकिन इस बार किसी ने नोटिस ही नहीं किया। पहले उसकी हल्की सी उदासी पर सब घबरा जाते थे, अब वो सामने खड़ा था और कोई देखने तक नहीं उठा। उसके दिल में पहली बार चुभन हुई। उधर जांग वानरू ने सबका पैसा इकट्ठा किया, असिस्टेंट को कॉल करके हवेली वापस खरीद ली और बोली, मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स बेचकर तुम सबका पैसा लौटा दूंगी। सेकंड सिस्टर ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, दीदी, इसकी जरूरत नहीं, इसे हम आपके पास जमा समझते हैं। बाकी दोनों ने भी हामी भरी, बस घर वापस मिल जाए, वही काफी है। घर, ये शब्द सुनते ही सबकी आंखें भर आईं। यही वो जगह थी जहां उन्होंने जिंदगी बिताई थी मेरे साथ। कुछ ही मिनटों में डील पूरी हो गई, नया पासवर्ड आया और जैसे ही दरवाजा खुला, सबने राहत की सांस ली, जैसे यादों को वापस पकड़ लिया हो। लेकिन अंदर आते ही सन्नाटा चुभने लगा। मेरा कमरा खाली था, जैसे मैं कभी था ही नहीं। सबने फोन निकाला मुझे मैसेज करने के लिए, लेकिन हर जगह लाल निशान, ब्लॉक्ड। जांग यू झुंझलाकर बोली, ये क्या है? उसने हम सबको ब्लॉक कर दिया। इतने सालों का रिश्ता कुछ भी मायने नहीं रखता। सेकंड सिस्टर चुपचाप बैठ गई, उसकी आंखें चैट पर टिक गईं। पिछले 1 महीने के मैसेज सिर्फ उसके अपॉलॉजी थे और मेरे रिप्लाईज, जो जिनियन चाहता है उसे दे दो। वो थक कर बोली, क्या हम सच में गलत थे? सबके दिल में एक ही सवाल गूंजा, उन्होंने कब मुझे खो दिया? तभी सॉन्ग जिनियन धीरे से आया, सिकुड़ते हुए बोला, थर्ड सिस्टर, क्या आप मेरे साथ सो सकती हैं? मुझे डर लग रहा है। जांग चियान ने उसकी तरफ देखा, पहली बार बिना किसी सॉफ्टनेस के, डर लग रहा है तो लाइट ऑन कर लो। मेरे पास क्यों आए हो? जिनियन वहीं फ्रीज हो गया। पहले तो उसके डर पर सब लड़ पड़ते थे कि कौन उसे संभालेगा, आज कोई देख भी नहीं रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, मैं सच में डर रहा हूँ। तब जांग यू ने आकर कहा, ठीक है, मैं चलती हूँ। लेकिन उस रात कोई नहीं सोया, सबके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, जांग चैन सच में चला गया। उधर मैं, सालों बाद चैन की नींद सोया, कोई डर नहीं, कोई दर्द नहीं। वू छिंग हान ने मुझे उस नरक से निकाल लिया था। सुबह जब उठा, वो खाना लेकर आई, कैंटीन का खाना फीका है, तुम्हारे लिए बाहर से मंगवाया है, स्पाइसी चिकन, स्पाइसी स्ट्यू, ट्राई करो। मैं मुस्कुराया, बस यही चाहिए था। वो हल्के से हंसी, आराम से खाओ, कोई छीनने वाला नहीं है। उस एक लाइन ने दिल छू लिया। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा, चलो आज दादाजी से मिलने चलते हैं। रास्ते में धूप हल्की थी, हवा ठंडी, पहली बार जिंदगी शांत लग रही थी। अचानक कुछ नए सैनिक बोले, भाभी जी। मेरा चेहरा लाल, मैं धीरे से बोला, हेलो, और तुरंत गु छिंग हान के पीछे छिप गया, जबकि वो मुस्कुरा रही थी जैसे उसे बहुत मजा आ रहा हो। जब दादाजी को देखा, मैं खुद को रोक नहीं पाया, जाकर गले लगा लिया, दादाजी, मैंने आपको बहुत मिस किया। वो हल्के से हंसे, अरे बड़े हो गए हो, फिर भी बच्चे जैसे रो रहे हो। लेकिन उनकी आंखों में भी नमी थी, क्योंकि इस बार मैंने उन्हें खोने से पहले पा लिया था। सॉन्ग जिनिया की आंखों में पागलपन साफ दिख रहा था। वह हंसते हुए बोला कि अगर उसके पास भी शियाओ चेन जैसा बैकग्राउंड होता तो वह उससे 100 गुना बेहतर होता। कमरे में उसकी हंसी गूंज रही थी, लेकिन इस बार किसी के चेहरे पर दया नहीं थी। जैंग वायु गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर बोली कि वह खुद को क्या समझता है जो शियाओ चेन से तुलना कर रहा है। सॉन्ग जिनिया ने व्यंग्य से कहा कि उसने उन सबको कितनी आसानी से अपने इशारों पर नचाया, बस कुछ आंसू बहाए और वे सब उसके लिए लड़ने लगी। सेकंड सिस्टर ने ठंडी आवाज में कहा कि उसने उनकी इंसानियत का फायदा उठाया है। बिग सिस्टर जैंग वैनरू की आंखें पूरी तरह ठंडी हो गईं और उसने साफ शब्दों में कह दिया कि आज के बाद वो उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन सॉन्ग जिनिया यही नहीं रुका, उसकी आवाज और खतरनाक हो गई। उसने कहा कि अब भी देर नहीं हुई, क्योंकि वे उसे छोड़ नहीं सकती, और वह घिनौनी मुस्कान के साथ बोला कि आज वे सब उसके बच्चे की मां बनने वाली हैं। एक पल के लिए पूरा कमरा जमसा गया। थर्ड सिस्टर ने गुस्से में चिल्लाकर पूछा कि क्या वह पागल हो गया है, और जैंग वायु ने बिना एक सेकंड गवाए उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने घृणा से कहा कि उसे उससे नफरत है। अब सभी को समझ आ गया था कि वह सिर्फ चालाक नहीं बल्कि खतरनाक इंसान है। जैंग वैनरू ने तुरंत सिक्योरिटी बुलाने का आदेश दिया। सॉन्ग जिनिया घबराकर घुटनों पर गिर गया और माफी मांगने लगा, लेकिन इस बार कोई भी पिघला नहीं। जैंग वायु पीछे हट गई और सख्त आवाज में बोली कि वह उसके पास भी न आए। कुछ ही मिनटों में सिक्योरिटी आ गई और उसे पकड़कर बाहर घसीट ले गई। वह जाते जाते चिल्लाता रहा कि सब पछताएंगे और शियाओ चेन भी उन्हें छोड़ देगा, लेकिन इस बार किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दरवाजा बंद होते ही मैंशन में अजीब सा सन्नाटा छा गया। पहली बार चारों बहनों को सच में महसूस हुआ कि उन्होंने क्या खो दिया है। सेकंड सिस्टर धीरे से बैठ गई और बोली कि उन्होंने खुद शियाओ चेन को दूर धकेला। थर्ड सिस्टर की आवाज कांप रही थी। उसने कहा कि शियाओ चेन उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे मजबूर किया। जैंग वायु की आंखें लाल हो गईं। उसने स्वीकार किया कि उसने ही उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। बिग सिस्टर ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन इस बार वह भी अपने आंखों मजबूत नहीं रख पाई। उसी समय असिस्टेंट का कॉल आया और बताया कि मैंशन का पेमेंट पूरा हो चुका है और अब वह ऑफिशियली उनके नाम पर वापस आ गया है। लेकिन इस खबर से किसी को भी खुशी नहीं हुई। घर वापस मिल गया था, लेकिन जो इंसान इस घर की असली वजह था वह अब यहाँ नहीं था। वे सब धीरे धीरे अंदर गईं। हर कोना खाली लग रहा था। शियाओ चैन का कमरा लगभग सूना था, जैसे उसने सच में सब कुछ छोड़ दिया हो। साफ दिख रहा था। आखिरकार जैंग वैनरू ने कहा कि अगली सुबह अस्पताल जाकर जांच करवाई जाएगी। उस रात पहली बार 3 महीनों में सॉन्ग जिनिया को चैन से सोने दिया गया, लेकिन उसके मन में डर और बेचैनी इतनी थी कि वह सो नहीं पाया। उसके सपनों में भी वही सब कुछ चलता रहा जो वह झेल रहा था। सुबह होते ही उसने भागने का सोचा, लेकिन अगली सुबह चारों बहनें उसे अस्पताल ले गईं। उसने सोचा कि जांच के दौरान उसे भागने का मौका मिल जाएगा, लेकिन दूसरी बहन डॉक्टर होने के कारण हर समय उसके साथ रही और उसे कोई मौका नहीं मिला। उसकी उम्मीद धीरे धीरे खत्म होने लगी और उसे लगा कि शायद उसे जिंदगी भर इसी तरह जीना पड़ेगा। उधर दूसरी तरफ मैं गिंग हा के साथ शांत जीवन बिता रहा था। मैं देर तक सोया रहा और जब जागा तो उसने मेरे माथे पर हल्का सा किस किया और मुझे खाना खाने के लिए कहा। मैंने मजाक में कहा कि मुझमें उठने की ताकत नहीं है, तो उसने बिना कुछ कहे मुझे उठा लिया। तभी ग्रैंडफादर ने देख लिया और मुझे छेड़ते हुए कहा कि अब बड़ा हो गया हूँ।
फिर भी पत्नी से चिपका रहता हूँ। मैं शर्मिंदा हो गया, लेकिन गिंगहा ने कामली जवाब दिया कि उसने ही उसे कहा था कि शादी के बाद वह मेरा ख्याल रखे। नीचे आते हुए मैंने उससे कहा कि अगली बार ग्रैंडफादर के सामने ऐसा ना करें, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा कि ग्रैंडफादर को ये देखकर खुशी ही हुई थी। नाश्ता करने के बाद हम अस्पताल गए। गिंगहा स्पेशल अरेंजमेंट करना चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया और कहा कि हम सामान्य तरीके से ही जाएंगे। हम दोनों ऑब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट में लाइन में खड़े हो गए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहाँ चारों बहनें और सॉन्ग जिनिया भी मिल जाएंगे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, सबकी नज़रें मेरी तरफ मुड़ गईं। उनकी आंखों में खुशी, पछतावा और असहजता सब कुछ था। जैंग वायु मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन गिंगहा ने उसे बीच में ही रोक दिया। जैंग वायु ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा कि मैं कहाँ था और कहा कि वे मुझे बहुत दिनों से ढूंढ रही थीं। दूसरी बहन ने भी मुझे घर वापस आने को कहा, लेकिन जब तीसरी बहन मुझे पकड़ने आगे बढ़ी, तो गिंगहा ने उसे धक्का देकर रोक दिया। इससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। तीसरी बहन गुस्से में बोली कि गिंगहा को उन्हें रोकने का कोई हक नहीं है। इस पर गिंगहा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि वह कोई आउटसाइडर नहीं है, बल्कि मेरी लीगल वाइफ है, और अगर वे अब भी सॉन्ग जिनिया के साथ हैं, तो उन्हें यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं है। गिंगहा ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें मुझसे सवाल करने का क्या हक है? इतना कहकर उसने अपनी उंगलियां ऐसे पोंछीं जैसे अभी-अभी किसी गंदी चीज को छुआ हो, क्योंकि वही हाथ जैंग कियान को रोकते समय लगा था। सॉन्ग जिनिया का नाम सुनते ही चारों बहनें एक पल के लिए झिझक गईं और सफाई देते हुए बोलीं कि वे उसे सिर्फ मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लाई हैं, उनका उससे कोई और संबंध नहीं है। गिंगहा ने उन्हें एक तिरस्कार भरी नज़र से देखा और बोली, ऑब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट में मेडिकल चेकअप? साफ है, प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए आई हो। उनके मन की बात यूं सबके सामने खुल जाने से चारों की हिम्मत अपने आप कम हो गई। मैं पूरे समय चुपचाप गिंगहा के पीछे खड़ा था, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र सॉन्ग जिनिया पर पड़ी, मैं ठिठक गया। सिर्फ 3 महीनों में वह इतना दुबला हो गया था कि पहचानना मुश्किल था। उसका पूरा शरीर सिकुड़ा हुआ था और उससे सिर्फ एक ही एहसास आ रहा था, निराशा। यह हालत मैं अच्छी तरह जानता था, क्योंकि पिछले जीवन में जब मुझे कैद करके उन्हीं चारों ने यातनाएं दी थी, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही हो गया था। वे लोग अब भी मुझसे अपने पुराने रिश्ते की बात कर रहे थे, मुझे वापस ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे सिर्फ घिन महसूस हो रही थी। अचानक मुझे उल्टी आने लगी और मैं दीवार के पास रखे डस्टबिन के पास झुक गया। गिंगहा तुरंत मेरे पास आई, मेरी पीठ सहलाते हुए चिंतित स्वर में बोली, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? चारों बहनें भी घबराकर पास आ गईं। सेकंड सिस्टर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, शियाओ चैन, तुम्हें क्या हुआ? इसी बीच मौका देखकर सॉन्ग जिनिया चुपचाप वहां से भाग गया। कुछ देर बाद मेरी हालत संभली तो मैंने ठंडी नज़रों से उन्हें देखा और कहा, मुझे क्या हुआ? इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम लोग यहाँ आई हो, तो साफ है कि तुम में से कोई सॉन्ग जिनिया के बच्चे से प्रेग्नेंट है। बस ये नहीं पता कि तुम में से कौन उससे शादी करने वाली है। ये सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। जैंग कियान ने गहरी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा, शियाओ चैन, हमारे दिल में हमेशा सिर्फ तुम ही रहे हो। हम सॉन्ग जिनिया से शादी नहीं करेंगे, और हम उसे यहाँ प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए भी नहीं लाए। लेकिन तभी नर्स की आवाज़ आई, सॉन्ग जिनिया की पत्नी की रिपोर्ट तैयार है, 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी है। ये सुनना जैंग कियान के लिए जैसे थप्पड़ था, लेकिन उसने खुद को जल्दी संभाल लिया और बोली, शायद उसे कोई गर्लफ्रेंड रही होगी। हम तो इतने दिनों से तुम्हें ढूंढने में लगे थे कि इस पर ध्यान ही नहीं दिया। इतनी बड़ी बात उसने हमें बताई ही नहीं। वह पीछे मुड़कर सॉन्ग जिनिया को इशारा करने लगी, लेकिन वह वहां था ही नहीं। चारों बहनें एक दूसरे को देखने लगीं। उनकी आंखों में गुस्सा साफ था, लेकिन मेरे सामने वे उसे छुपा रही थीं। तब जैंग वैनरू आगे बढ़ी और समझाने की कोशिश की, शियाओ चैन, हमने बस उसे अकेला देखकर थोड़ी मदद कर दी थी। मैंने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, बस अब और सफाई मत दो।
जिस दिन मैंने गिंगहा से शादी की, उसी दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया। मैंने पहले ही कहा था, हम सबके रास्ते अलग हैं, अब मुझे परेशान मत करो। मेरी आंखों में उनके लिए कोई भावना नहीं थी, जैसे वे मेरे लिए पूरी तरह अजनबी हों। मेरी बात सुनकर वे सब स्तब्ध रह गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना कठोर हो जाऊंगा। जैंग कियान की आंखों में निराशा भर गई। इतने सालों का रिश्ता, तुम इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हो? मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, जिस दिन तुम लोगों ने सॉन्ग जिनिया के लिए मुझे बार बार ठुकराया, उसी दिन सब खत्म हो गया था। जो कुछ तुमने किया है, क्या मुझे फिर से याद दिलाना पड़ेगा? चारों के चेहरे उतर गए, खासकर जैंग वायु, जिसने सबसे ज्यादा मुझे चोट पहुंचाई थी। अब वही सबसे पहले बोली, शियाओ चैन, गलती हमारी थी। हम उसकी बातों में आ गए थे। अब हमें उसकी असली सच्चाई पता चल गई है। हमें एक मौका दो, हम सब ठीक कर देंगे। सेकंड सिस्टर ने भी नरमी से कहा, तुम्हें हमारी परवाह थी। तुम मेरे लिए रोज न्यूजीलैंड से फ्रेश मिल्क मंगवाते थे। क्या तुम्हें वो सब याद नहीं? मैंने शांत लेकिन ठंडे स्वर में कहा, मुझे सब याद है, बहुत अच्छे से। अंदर ही अंदर मैं सोच रहा था कि पिछले जीवन में मैं इन्हीं हाथों से मारा गया था, और आज वही लोग मुझसे प्यार की बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा मजाक क्या होगा? जैंग वैन रू, जो हमेशा गर्व से भरी रहती थी, अब सिर झुकाकर बोली, शियाओ चैन, तुम जो कहोगे हम वो करेंगे, बस हमें माफ कर दो। मैं अब और ये सब नहीं सह पा रहा था। मेरा मूड पूरी तरह खराब हो चुका था। गिंगहा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और ठंडे स्वर में उन सबसे कहा, शियाओ चैन साफ कह चुका है कि वह तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। तुम्हें अपनी हैसियत समझनी चाहिए। ये शहर तुम्हारा नहीं है, कुछ करने से पहले सोच लेना। उसने उंगलियां चटकाईं और तुरंत कुछ बॉडीगार्ड आ गए, जिन्होंने उन सबको बाहर निकाल दिया। अब से इन्हें शियाओ चैंग के सामने मत आने देना। मैं चुपचाप सिर हिलाया, यह भी मेरी ही इच्छा थी। चारों बहनें यकीन नहीं कर पा रही थीं। वे छूटने की कोशिश करते हुए रो पड़ी, शियाओ चैन, क्या तुम सच में इतना निर्दयी हो गए हो? हमें एक मौका और दे दो, हम पहले जैसे हो जाएंगे। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डिगा। मैंने साफ कहा, अब सब खत्म हो चुका है। हमारे रास्ते अलग हैं, अब कोई रिश्ता नहीं। उनकी आवाजें दूर होती गई, लेकिन मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई। मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि अच्छा हुआ मैं उनसे दूर हो गया। उनके जाने के बाद अस्पताल का गलियारा शांत हो गया। गिंगहा मुझे जांच के लिए अंदर ले गई। हम दोनों साथ बैठकर रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, और गिंगहा की उंगलियां हल्के हल्के घबराहट में आपस में उलझ रही थीं। रिपोर्ट हाथ में आते ही जू चिंगहा बार बार उसे देखती रही, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। फिर अचानक उसकी सख्त आंखों में चमक आ गई और उसने मुझे कसकर गले लगाकर खुशी से कहा, चैन, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरी हॉलवे सुनने लगी। लोग मुस्कुराकर हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस देने लगे और मैं शर्म से लाल होकर धीरे से बोला, थोड़ा धीरे। लेकिन उसकी खुशी रुकी नहीं रही थी। तभी उसकी माँ का घबराया हुआ फोन आया कि जैंग ग्रुप के बाहर सॉन्ग जिनिया तमाशा कर रहा है और दादाजी भी वहां मौजूद हैं। ये सुनते ही माहौल एकदम बदल गया। हम तुरंत वहां पहुंचे तो देखा सॉन्ग जिनिया लाइव स्ट्रीम करके झूठी कहानी बना रहा था। खुद को बेचारी विक्टिम दिखा रहा था और मुझे वो मेरी बहनों को विलन बता रहा था। भीड़ भड़क चुकी थी और लोग हमें गालियां दे रहे थे। तभी एक आदमी मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन जू चिंगहा ने उसे एक किक मारकर गिरा दिया और ठंडे स्वर में कहा कि कोई पास आने की कोशिश न करे। उसी समय दादाजी गार्ड्स के साथ बाहर आए, लेकिन सॉन्ग जिनिया ने हद पार करते हुए उन पर भी गंदे आरोप लगा दिए। ये सुनते ही दादाजी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने सीने पर हाथ रखा और वहीं गिर पड़े। मैं घबराकर चिल्लाया और तुरंत उन्हें हॉस्पिटल भिजवाया। उस पल मुझे साफ समझ आ गया कि पिछली जिंदगी में उनकी मौत का कारण यही आदमी था। गुस्से में मैंने तुरंत वीबो पर सारे सबूत डाल दिए। कैसे मैंने उसे पढ़ाया, कैसे उसने धोखा दिया, और मैंशन में लगे हिडन कैमरा की वीडियोस जिनमें उसकी असली सच्चाई सामने आ गई। इंटरनेट पर हंगामा मच गया। लोग उसे
सांप कहने लगे। आखिरकार पुलिस ने उसे स्लैंडर के लिए गिरफ्तार कर लिया और चारों बहनों को भी उनके गलत कामों की सजा मिली। जब सब खत्म हुआ तो मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था। जू चिंगहा मेरा हाथ थामे हुए थी। दादाजी सुरक्षित थे और उसने धीरे से कहा, अब सब ठीक है। उस पल मुझे एहसास हुआ कि इस बार मेरी जिंदगी सच में बदल चुकी है। न कोई धोखा, न कोई दर्द, सिर्फ सच्चा प्यार, सुरक्षित परिवार और आने वाले बच्चे की नई उम्मीद। और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, वह मुस्कुराकर बोली, अब भागने का ऑप्शन नहीं है, हस्बैंड। मैं हल्का सा हंस पड़ा और उसके कंधे पर सिर रख दिया। मन में बस एक ही बात थी, इस बार ना मैं किसी को खोऊंगा, ना अपने प्यार को टूटने दूंगा, क्योंकि अब ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं रही। ये हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है, जहां हर सुबह पहले से ज्यादा खूबसूरत होगी।